कल रात को जब मैं क्लास करवा रहा था तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इज एम आर या वॉज वर जो होता है तो इसके साथ में कब कौन सा फॉर्म लगाना है। और होता क्या है कि बहुत बार ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब भी बन के आता है और बहुत बार जो है ये आपका मेन वर्ब भी बन के आता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हमको पता ही नहीं रहता कि कहाँ पे इज एम आर और वॉज वर का यूज करना है और इसके साथ में कब कौन सा मेन वर्ब आता है, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है और कब ये मेन वर्ब बनता है। तो मुझे लगा कि भाई सही में ये टॉपिक जो है इस पे ध्यान देने की जरूरत है और इससे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश का सेंटेंस बनाते समय और वो सेंटेंस बना ही नहीं पाते हैं सही तरीके से, तो वो बोलेंगे क्या या लिखेंगे क्या। तो अगर ये समस्या आपके साथ भी है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है बल्कि मेन वर्ब के रूप में भी होता है। और कब हेल्पिंग वर्ब जब इसके साथ में आता है तो इसके साथ में मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है, और जब यही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ना छोड़ के मेन वर्ब के रूप में आता है तो इसके बाद मेन वर्ब नहीं आता है बट क्या आता है, कैसे आता है, कैसे इसका यूज करना है और सही तरीके से एक सेंटेंस हम बना पाएंगे तब जाके हम लिख भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो आज ये वीडियो जो है स्पेशली हम लोग सीखेंगे इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर और वॉज वर्ब को दो भागों में बांट देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग एक भाग दे देंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हमने एच बी बोल दिया। और दूसरा भाग जो हम लोग देंगे इसको देंगे एम बी का। किसका देंगे, एम बी का, यानी कि मेन वर्ब का। और तब हम लोग जानेंगे कि भाई कब ये जो है हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और कब ये मेन वर्ब बनता है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब बनता है तो इसके साथ में कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लगेगा, और जब ये मेन वर्ब बन के आता है तब इसके बाद में इसके साथ में क्या लगेगा वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेके चलते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक चीज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एवी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एवी, कहीं कहीं पे देखिएगा लिखा होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, यही से ये जो दो है दोनों निकल के आता है। जैसे जस्ट लाइक आप यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को अगर आप समझना चाहेंगे तो होता क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब में ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं ना, वही हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक वर्ब का आपने नाम से सुना होगा, अगर नहीं सुना है मैं जैसे लिख देता हूँ, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ग्रुप क्या है, इसको यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं वर्ब टू बी। अब वर्ब टू बी के अंदर में क्या है कि 5 फॉर्म आते हैं, जिसका एक, जैसे आपने यहाँ पे बोलिया फर्स्ट फॉर्म, आपने बोल दिया सेकंड फॉर्म, यहाँ पे है आपका थर्ड फॉर्म, और ये आपका फोर्थ, और ये आपका हो गया फिफ्थ। ठीक है, ये 5 फॉर्म हो गया। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला कि फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म में आपने यहाँ पे लिख दिया एम, ठीक है, और एक और वर्ब यहाँ पे आएगा आपका आर। ठीक, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म में यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉज, और नीचे में लिखते हैं, जगह रहेगा हम लोग के पास में वर्ब। ठीक है, अब आपका थर्ड फॉर्म जैसे आ गया तो यहाँ पे आप बोलेंगे, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ये होगा आपका बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म जो होगा ये होगा आपका इज। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब टू बी का मतलब, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब क्या होता है, होना। बहुत ही बारीकी से आपको अंग्रेजी आज की क्लास में करवा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका रिटन प्लस स्पोकन दोनों कंप्लीट होगा। यानी कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे इसलिए भी आते हैं कि उनको अंग्रेजी सिर्फ बोलना सीखना है, और बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं जिनको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना है। तो मेरा मकसद क्या है कि मेरे चैनल पे जो भी लोग आएंगे उनको ओवरऑल सब कुछ सिखाया जाए, जिससे क्या है कि आपके पास में एग्जैक्ट नॉलेज होगा, तो आप बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे, और कैसे भी इंटरव्यू हो या किसी भी एग्जाम को आप आसानी से पास कर पाएंगे, जब आपके पास में एक जड़ की नॉलेज होगी, आपकी जड़ के ऊपर पकड़ होगी तब। ठीक है, तो आपने बोला कि बी का हिंदी क्या होता है, होना। तो ये जितने भी आप जो वर्ब्स देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आज तक हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब है। और ये जितने भी, जैसे आपने बोला एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और इज, ये सभी एक ग्रुप है। ठीक है, और इन सभी से किसका बोध होता है, यहाँ पे इन सभी से किसी के होने का बोध होता है, यानी कि होने का बोध होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए होने का बोध होता है, होने का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध होता है भाई, होने का बोध होता है इन सभी से। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर कैसे होने का बोध होता है, एग्जाम्पल बताइए। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया कि आई एम अ डॉक्टर,
एम डॉक्टर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे ये जो एम आया है तो ये एम क्या है, ये एम आपका एक क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है ये, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका एक मेन वर्ब भी है। क्या है, ये एक मेन वर्ब भी है। अब ये मेन वर्ब कैसे बना है सो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पे बोला कि ये जो आई है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ए क्या है, ये आपका आर्टिकल है, हम यहाँ पे ए लिख दिए। और ये जो डॉक्टर है ये क्या है, ये आपका एक नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है। मैं सब कुछ आपको आज एक बारीकी से बताऊंगा ताकि आप एक सेंटेंस के अगर टुकड़े टुकड़े को बताना सीख जाइएगा, उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब समझिएगा एकदम ध्यान से। आपने बोला कि मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, तो मैं एक डॉक्टर हूं, तो यहाँ पे इसके यानी कि मेरे डॉक्टर होने का बोध किसने करवाया, एम ने करवाया। यानी कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर हूं, इसकी हिंदी क्या होगी, मैं एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। यहाँ पे एक लगाएंगे तो भी होगा, नहीं जैसे मैं डॉक्टर हूं या मैं एक डॉक्टर हूं, बात एक ही हुई। ठीक है, यहाँ पे ए इसलिए आया है कि कभी भी याद रखिएगा जब आप अंग्रेजी बोलेंगे या लिखेंगे ना, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन कभी भी अकेले नहीं आता। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जिसके नाम लेने से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आपने डॉक्टर बोला, डॉक्टर कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो गया। ठीक है, एक सेकंड हमको पहले कैमरा देखने दीजिए। चलिए रिकॉर्डिंग चालू है। आपने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहने से उसकी पूरी जाति का बोध हो गया, तो ये डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन कभी भी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो आर्टिकल के साथ में आएगा। आर्टिकल क्या है, ए एंड द। अब यहाँ पे हमने ए लगाया, हम यहाँ पे द भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे ज्यादा मतलब अच्छा क्या रहेगा, ए रहेगा, इसलिए हमने ए लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद आप बोलेंगे सर यहाँ पे एन क्यों नहीं लगेगा, तो एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये एक वॉवल साउंड नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है। हम लेटर की बात नहीं कर रहे, हम साउंड की बात कर रहे हैं। इस पे भी आप कहिएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इसको। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आपने बोला कि ठीक है मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, तो मेरे डॉक्टर होने का बोध किसने करवाया, एम ने करवाया। कैसे करवाया, तो देखिए हमने यहाँ पे पहले ही आपको बोला कि यहाँ पे वर्ब टू बी का मतलब होता है होना, और ये इसी बी के जितने भी ये जो ग्रुप के लोग हैं इन सभी का काम क्या है, किसी के होने का बोध करवाते। कब, जब ये एक मेन वर्ब के रूप में आते हैं तब। अब आप बोलेंगे सर कैसे हम जानेंगे कि ये जो एम है अभी मेन वर्ब है, इसका कुछ ना कुछ तो नियम होगा। हाँ जी बिल्कुल नियम है, मैं आपको नियम बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बोला एक ए भी लिख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे ए भी लिख के आपने बराबर दिया, तो आपने बोला कि सब्जेक्ट प्लस ए भी, ये मेन वर्ब की अभी हम बात नहीं कर, सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब। ये क्या लिखा गया, एक सेकेंड आपको सिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस मेन वर्ब, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे अब आप दे सकते हैं अदर वर्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद ये ए भी है क्या, एम, ये देखिए ए भी जो है ये एक एम यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है, तो ये वर्ब टू बी का ए भी है, ठीक है, तो यहाँ पे ए भी आया। और जैसे ए भी के बाद कोई मेन वर्ब आता है, जैसे हंसना खेलना कूदना रोना गाना पीना परीक्षा देना, ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब आपका बन जाता है हेल्पिंग वर्ब। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल एक देख के बताता हूँ। यहीं पे आपने बोला आई एम, ठीक है, आई एम, अब यहाँ पे हम डॉक्टर ना लिख के लिख देंगे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका ए भी है, और ए भी के बाद आपने क्या लिखा है, रीडिंग, तो रीडिंग एक मेन वर्ब है, रीडिंग एक मेन वर्ब है। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे ये जो एम है ये क्या कहला रहा है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट आता है, और अगर किसी सेंटेंस में ईवी के बाद मेन वर्ब ना आके कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आ जाएगा, या कोई भी अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, मेन वर्ब को छोड़ के, तो यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है मेन वर्ब। क्या बन जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो ध्यान यही देना है कि जो हम मेन वर्ब पढ़ते हैं तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। तो जब भी उन पांचों फॉर्म में से कोई भी एक भी फॉर्म नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ जाएगा, सिर्फ पांचों मेन वर्ब को छोड़ के,
तो वही हेल्प आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में मान लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, सॉरी कि हमने फिर से इसको बता देते, अगर किसी सेंटेंस में शुरुआत तो सब्जेक्ट से होती है लेकिन सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट कोई सेंटेंस में मेन वर्ब आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना आके नाउन प्रोनाउन या कुछ भी आ जाता है सिर्फ मेन वर्ब को छोड़ के, तो वही आपका ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है मेन वर्ब। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे है कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है, मेन वर्ब, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे ये एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आया, तो यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गया, मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब का काम क्या है कि इसके डॉक्टर के होने का ये बोध करवा रहा है। तो मुझे ये बातें तो समझ में, आई होप कि मैंने समझाने में पूरी कोशिश की कि आपको बता दूं कि कब आपका ये जो इज एम आर या वॉज वर्ब जो होता है कब आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और कब ये मेन वर्ब बन जाता है। आई होप कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, एक और सेंटेंस का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे बोला ही इज ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है, ही इज अ फार्मर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि भाई ये तो सब्जेक्ट है, इज ही क्या है आपका सब्जेक्ट है और इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ए भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि ये फार्मर क्या है, ये एक नाउन है, कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, कोई भी नाउन है, सिर्फ मेन वर्ब नहीं ना है। तो अगर ये मेन वर्ब नहीं है तो अब यही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गया आपका, ये बन गया मेन वर्ब, क्या बन गया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब फिर से मैं एक आपको और सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों कि अब आपने यहाँ पे फिर से लिखा कि ही इज, रुक जाइए ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, शायद इसमें इंक का थोड़ा सा कमी आ गया है। अब आपने यहाँ पे बोला ही इज, दोनों चीज सेम है, ही इज। अब हम यहाँ पे फार्मर ना लिख के हम कोई भी काम लिखेंगे, जैसे हम लोग अभी सीख रहे हैं तो ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, ए भी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और लर्निंग क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। तो अब अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब में बदल जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, यही सॉरी वर्ब नहीं एडजेक्टिव, यही सब चीज आएगा। तो ये सब चीज जब आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाता है मेन वर्ब में, ठीक है। अब और उससे किसी के होने का बोध होता है। तो सबसे पहले एक आप करिए आप लोग कि अब हमारा ये काम रहेगा कि अब आपके दिमाग में एक और डाउट आना चाहिए सर कि बार बार जब भी आप इज का या एम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बार बार वर्ब का चौथा फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले हमको समझ लेना है, ताकि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो अभी तो देखिए हमने दो चीज सीखा कि पहले हमने ये देखा कि इज एम आर या वॉज वर्ब होता क्या है, तो ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और यही ऑक्सिलरी वर्ब का एक ग्रुप होता है, कौन सा, वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी में टोटल कितने वर्ब आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों ग्रुप है, किसके ग्रुप है, वर्ब टू बी के। इससे होता क्या है, किसी के होने का बोध होता है, ठीक है। और ये यही जो ग्रुप है ये बन जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब और यही ग्रुप बन जाता है आपका मेन वर्ब। कब बनता है हेल्पिंग वर्ब, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब रहता है, और कब बन जाता है ये मेन वर्ब, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं रहता है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे कि भाई हमको इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि जब हमारा ये जो ग्रुप है हेल्पिंग वर्ब बन जाता है तो इसके साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, ठीक है। ये बात हमको अब सीखना जरूरी है। तो अगर हम ये सीख जाएंगे तो भाई यहाँ पर तो कोई भी फॉर्म की बात नहीं, यहाँ पे तो एक नाउन है। अब वो नाउन है, एडजेक्टिव है, जो वर्ड है किताब में लिखा हुआ है वो हमको लिख देना है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, वर्ब का जो 5 फॉर्म है उस फॉर्म में से कौन सा फॉर्म कहाँ पे कब कैसे लगाना है ये देखना है। तो हमारा भी पहला काम है इज एम आर वॉज वर्ब और बीन बीन के साथ में हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, ठीक है, ये सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने इसको मिटा दिया तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है, कि भाई किसके साथ में कब कौन सा फॉर्म लगाना है, ठीक। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है इज एम आर, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इज एम आर का हम लोग यूज कैसे कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है, सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करना है, इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करना है। तो अब हमको हमेशा जीवन में याद रखना है, यहाँ पे हमने बोला इज, हमने यहाँ पे बोल दिया एम आर वॉज और यहाँ पे लिख दिया वर्ब, ठीक है। इज एम आर और वॉज वर्ब जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगे तो इसके साथ में हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगाना है, ठीक है। इज एम आर का वर्ब का यूज करते हैं हम प्रेजेंट के लिए और वॉज वर्ब का यूज करते हैं पास्ट के लिए, किसके लिए, पास्ट के लिए, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे लिखेंगे आई यू वी दे ही सी, ठीक है, राम श्याम, ठीक है। ये चीज हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग लगेगा, एम, यू के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना है, वी के साथ में आर ही लगेगा, दे के साथ में आर लगेगा, ही के साथ में इज लगेगा, सी के साथ में इज लगेगा, राम के साथ इज, श्याम के साथ इज। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन वर्ब लगा देंगे, ठीक है। तो इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम क्या कर सकते हैं, वर्ब का चौथा रूप लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोल दिया जाना, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब गो के साथ में हमने यहाँ पे आईएनजी लगा दिया तो ये बन गया वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग। अब इसी को निगेटिव में लेके चलिए, आई एम नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, सी इज नॉट गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, श्याम इज नॉट गोइंग। इसी को इंटेरोगेटिव में लेके चलिए, एम आई गोइंग, आर यू गोइंग, आर वी गोइंग, आर दे गोइंग, इज ही गोइंग, इज सी गोइंग, इज राम गोइंग, इज श्याम गोइंग। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बोलते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, देन सब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब इसी में हम वॉज वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पास्ट के लिए। तो अब सेम चीज, जहाँ पे आर लगा हुआ है वहां पे हम वर लगाएंगे और जहाँ पे इज और एम लगा है वहां पे हम वॉज लगाएंगे। जैसे आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, वी वर गोइंग और दे वर गोइंग। अब इज के जगह पे वॉज लगाएंगे, ही वॉज गोइंग, सी वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग, श्याम वॉज गोइंग। इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको ज्यादा बहुत एक ही दिन में नहीं सीखना है, हमको थोड़ा सा ही सीखना है लेकिन अच्छे से सीखना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि इज एम आर और वॉज वर्ब के थ्रू हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस हम बनाते हैं यूज इज एम आर और वॉज वर्ब का यूज करके एज अ मेन वर्ब के रूप में, और एक यूज इज एम आर और वॉज वर्ब का सेंटेंस बनाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब भी हमारा इज एम आर या वॉज वर्ब जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है। याद आ गया। चलिए, अब हमारी 45 डेज की जो लाइव क्लास है वो क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हो सके तो कॉल भी आप कर सकते हैं, बट लेकिन पहले कोशिश करिए कि व्हाट्सएप करें। और हमारे 45 डेज की जो लाइव क्लास है उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको मनी बैक गारंटी है, मतलब 100% मनी बैक गारंटी हम लोग की रहती है 45 डेज के अंदर में। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, आपको लगता है कि भाई कुछ कमी तो सर क्लास में रह गई और हमको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो आप अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। इतनी हम लोग के अपनी टीम के ऊपर अपने हम लोग का जो सिस्टम है जिस हिसाब से हम लोग डिजाइन किया है तो उस पर हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर, हम तो ये कहेंगे कि अगर आप फास्ट अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या आपको बहुत कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे पर्सनली हमारे लाइव क्लास में ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम पर्सनली आपको पर डे क्लास करवाते हैं, आपके डाउट को भी सॉल्व करते हैं और आपको प्रैक्टिस सेशन देते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और एक ऐसा ग्रुप देते हैं जहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो डेली आप ही की तरह प्रैक्टिस करके अपने जीवन में इंग्लिश की इस जो लड़ाई है उसको आगे निकलते हैं।